हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शहर के मुख्य मार्गों की इमारतों को एक ही रंग की करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुंदेलखंड का कौन सा जिला कोरोना मुक्त बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महोबा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महमूद जमाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। और दोस्तों 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस बार की थीम है योगा फॉर वेलबीइंग वेलनेस, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए है IIT कानपुर, बी है IIT दिल्ली, सी है IIT रुड़की और डी है DRDO। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। हाल ही में IIT कानपुर का पहला शक्तिशाली मानव रहित UAV हेलीकॉप्टर विभ्रम तैयार किया गया। यह हेलीकॉप्टर 5 किलो वजन उठाकर 80 मिनट तक उड़ने में सक्षम है। अमेरिका में हो रही फर्स्ट रिस्पॉन्सर इंड्योरेंस चैलेंज 2021 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वीडियो के जरिए इस UAV हेलीकॉप्टर की खूबियां प्रदर्शित की गईं। मानव रहित यान बनाने वाली टीम के प्रमुख प्रोफेसर अभिषेक ने बताया कि PhD छात्र रामाकृष्णा व MTech छात्र चिराग जैन ने मिलकर इसे बनाया है। इसका प्रयोग उन स्थानों पर मरीजों तक दवा पहुंचाने में किया जाएगा जहां वाहनों की आवाजाही बहुत आसानी से नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भी हाल ही में IIT कानपुर के 2 छात्रों ने पहला मानव रहित, यानी IIT कानपुर का ये पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर है। और इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो विभ्रम इस हेलीकॉप्टर का नाम है। तो ये नाम भी इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये हेलीकॉप्टर बनाया किसने है? तो ये बनाया है रामाकृष्णा और MTech के छात्र चिराग जैन ने मिलकर इस हेलीकॉप्टर को बनाया है। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये 5 किलो वजन लेकर के, कितना आपको ध्यान रखना है, 5 किलो वजन उठा करके 80 मिनट तक उड़ने में सक्षम है। और दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी एक खासियत ये भी है कि ये इंजन से चलता है, क्योंकि अभी तक जितने भी UAV बनाए गए हैं वो बैटरी और रिमोट से संचालित होते हैं, जिससे उनकी जो दूरी है वो बहुत सीमित रहती थी। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है इंजन के जरिए इसे कहीं तक भी भेजा जा सकता है। इसमें रेंज जो है वो फिक्स की जा सकती है, दिशा और रेंज दोनों इसमें फिक्स की जा सकती हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें 3 लीटर का पेट्रोल टैंक भी लगाया गया है।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, तो विक्रम इस हेलीकॉप्टर का नाम है और इसे कहाँ पर बनाया गया है, तो IIT कानपुर के 2 छात्रों ने इसे बनाया है। छात्रों के नाम भी ध्यान रखने हैं, रामाकृष्णा और चिराग जैन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट स्कूल कहाँ बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है आगरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी के मजूदरी इलाके में यूपी का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट स्कूल बनकर तैयार हुआ। करीब 4600 वर्ग मीटर में बने इस स्कूल में करीब 39 कमरे हैं, जिसमें करीब 36 कमरों में क्लास चलेगी। इस स्कूल के बनने में 14.21 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। पूरे यूपी में ऐसा सरकारी स्कूल अभी नहीं है। जल्द ही PM मोदी काशी आकर इसकी सौगात देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, ही क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट स्कूल कहाँ पर बनके तैयार हुआ है? तो ध्यान रखना है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट स्कूल बनकर तैयार हुआ है। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी स्मार्ट स्कूल। और दोस्तों ये जो सरकारी स्मार्ट स्कूल है, जो इसमें बोर्ड होंगे वो भी डिजिटल बोर्ड होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित चंदेल कालीन शिव मंदिर चर्चा में है? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, बी है हमीरपुर, सी है जालौन और डी है बांदा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 1000 साल पुराने शिव मंदिर के अस्तित्व पर अब संकट मंडरा रहा है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी वर्ष 1120 में चंदेल शासक जयवर्मन के समय में बना था, जिसमें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ अष्टभुजा वाली 2 देवियों की प्रतिमाएं भी दीवारों में बनी हैं। हमीरपुर जिले में 11वीं शताब्दी में बना शिव मंदिर आज तक पुरातत्व के दायरे में नहीं आ सका। देखरेख न होने से इस मंदिर के अस्तित्व पर अब संकट मंडरा रहा है। मंदिर का काफ़ी हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो गया है। अब दोस्तों ये जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चंदेल कालीन शिव मंदिर, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये जो मंदिर है इसे आज तक पुरातत्व के दायरे में ये नहीं आ सका है और इस वजह से इसकी जो देख रेख है वो ठीक से नहीं हो पा रही है। और दोस्तों कुछ दशक पहले यहाँ पर खुदाई का काम भी किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ पर खजाने को लेकर के बात कही गई थी और इसी वजह पर यहाँ पे जो है खुदाई का काम किया गया था। तो उस वजह से भी इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई थी और इससे मंदिर को नुकसान हुआ था। तो इस वजह से भी ये चर्चा में रहा था। और दोस्तों यहाँ पर एक प्रसिद्ध कुआं भी है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रमयासर। क्या है? रमयासर इसका नाम है इस कुएँ का। और ये जो कुआं है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं वो ये बताते हैं कि कई दशक पहले यहाँ पर सूखा पड़ी थी, लेकिन ये जो कुआं है वो नहीं सूखा था और लोगों की प्यास जो है वो इसी कुएं ने बुझाई थी। लेकिन अब जो है ये कुआं भी बंद हो गया है। तो इस वजह से ये जो हमीरपुर का चंदेल कालीन शिव मंदिर है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमीरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो स्मार्टफोन और अन्य विद्युत उपकरणों को ध्वनि का उपयोग करके चार्ज होने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन नंबर ए है शाओमी, बी है एप्पल, सी है सैमसंग और डी है नोकिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शाओमी। चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमी ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो स्मार्टफोन और अन्य विद्युत उपकरणों को ध्वनि का उपयोग करके चार्ज होने में सक्षम बनाती है। चीन के राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रशासन के साथ पेटेंट दायर किया गया है। प्रणाली ऊर्जा भंडारण के लिए तंत्र और ध्वनि चार्जर का उपयोग करती है। यह ध्वनि तरंगों के कंपन को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता जो कंपनी है शाओमी, उसने एक ऐसी तकनीकी विकसित की है जिसके अनुसार स्मार्टफोन और अन्य विद्युत उपकरणों को ध्वनि का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसने? चीनी स्मार्टफोन निर्माता शाओमी ने। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में
किस देश को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है इंडोनेशिया, सी है आइसलैंड और डी है म्यांमार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है। यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। वर्ष 2021 के इस सूचकांक में विश्व के 163 स्वतंत्र देशों क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भूटान को 22वां, नेपाल को 85वां, बांग्लादेश को 91वां और श्रीलंका को 95वां और पाकिस्तान को इसमें 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक जो है उसका 15वां संस्करण जारी किया गया और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो इसमें भारत 135वें स्थान पर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश कौन सा घोषित किया गया है? तो आइसलैंड जो है ये दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश घोषित किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स जो है वो जारी की गई, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया था, उसमें भारत की 43वीं रैंक रही थी। और इसके अलावा ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 जारी किया गया, उसमें भारत की 55वीं रैंक थी। और द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया था और उसके तहत दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहर कौन सा था? तो ये जो है बताया गया था और उसमें रहा था ऑकलैंड पहले स्थान पर। और इसके साथ ही विश्व दाता सूचकांक 2021 जारी किया गया और उसमें भारत की रैंकिंग रही थी 14वीं। तो ये जो है रिपोर्ट कुछ अभी हाल ही में जारी की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उपकार, बी है परोपकार, सी है आशीर्वाद और डी है परमार्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। उड़ीसा सरकार ने माता पिता को खो देने वाले अनाथ बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। बच्चों को 18 साल का होने तक सरकार सहायता देती रहेगी। यदि कोई बच्चा कमाने वाले माता पिता में से एक को खो देता है तो वह प्रति माह 1500 रुपये पाने का हकदार होगा। इस योजना को 1 अप्रैल 2020 से लागू माना जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है और किस उद्देश्य से? तो कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है और इसके तहत बच्चों को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। और ये सरकार कब तक देगी? तो 18 साल का होने तक ये जो है सरकार सहायता देगी। और अगर कोई बच्चा कि माता या पिता में से किसी एक को वो खोता है तो उसे प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी हाल ही में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कई राज्यों ने योजनाएं शुरू की थी, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की थी। कौन सी? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अनाथ हुए बच्चों के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की थी। और कोविड बाल कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना ये राजस्थान ने शुरू की थी। और बाल संगोपन योजना ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी। तो ये कुछ योजनाएं हैं अनाथ हुए बच्चों के लिए जो कि विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई थी। और अब जो है उड़ीसा सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए है विनेश फोगाट, बी है गीता फोगाट, सी है नेहा राठी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा के भवानी जिले से आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में
स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों ये जो विनेश फोगाट हैं ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विनेश फोगाट किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये हरियाणा से संबंधित हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पहलवान विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है नेपाल, सी है रूस और डी है जापान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप SCEP के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह कार्य बल अमेरिका के ऊर्जा विभाग, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और USISPF द्वारा लॉन्च किया गया था। यह कार्यबल डिकार्बोनाइजिंग, उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों और एक हरित और स्वच्छ ग्रह को प्राप्त करने के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है वो किसने शुरू की है, तो भारत और अमेरिका ने मिलकर के ये टास्क फोर्स शुरू किया है। और यहाँ पर अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, बी है दिल्ली, सी है असम और डी है बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में गली मोहल्लों तक योग को पहुंचाने के लिए विजन के साथ ध्यान और योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की गई है। इन केंद्र पर योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जा रही है जो बाद में सार्वजनिक जगहों, पार्कों, RWA में लोगों के बीच जाकर उन्हें योग की ट्रेनिंग देंगे। दिल्ली सरकार ने घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए इस साल के बजट में 25 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा था। उसी के तहत अब एक साथ 21 सेंटर खोले जा रहे हैं जिसमें अभी तक 450 छात्र छात्राएं खुद को रजिस्टर करवा भी चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली सरकार ने योग विज्ञान केंद्र की शुरुआत की है। और इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत केंद्रों पर योग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग दी जाएगी जो बाद में सार्वजनिक जगहों पर जाकर के लोगों को योग की ट्रेनिंग देंगे। अब ये दिल्ली में शुरुआत की गई है, तो दिल्ली की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दोस्तों दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी थी, तो ये बनी थी 1911 में। और 1911 के पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो इसके पहले थी राजधानी कलकत्ता। क्या थी? कलकत्ता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। और दोस्तों भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली कब बनी, तो ध्यान रखना है 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है? ऑप्शन नंबर ए है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और डी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों के रक्त के नमूने लेने का फैसला किया है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी स्थित है। तो दोस्तों इसी वजह से जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर जो वन विभाग है उसने कोविड-19 के परीक्षण के लिए बाघों के रक्त के नमूने लेने का फैसला किया है। और ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 23 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, कौन सा देश फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था फ्रांस। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए
और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है बहराइच, बी है बलिया, सी है गोरखपुर और डी है बस्ती। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।